नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जहां हम लोग एक तरफ यह देखते हैं कि दुनिया भर में ये कहा जा रहा है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और रिसोर्सेज उतना है नहीं। तो जाहिर सी बात है, क्या करना पड़ेगा, आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन वही देखेंगे कुछ ऐसे देश हैं जो निश्चित तौर पर यह कहते हुए नजर आते हैं कि जनसंख्या अधिक से अधिक बढ़ाइए। तो अपने आप में यह द्वंद्व दिखता है और उसी में एक देश है नेपाल। नेपाल इसीलिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है। और दूसरी बात, एक बात समझ लीजिए, नेपाल के साथ हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं बल्कि ये खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा है। कहने का मतलब फेंसिंग नहीं है। खास करके आप बिहार व मिथिला की तरफ जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी फेंसिंग नहीं दिखेगा। आप एक जंप लगाएंगे यहां से मिथिला की तरफ से नेपाल और नेपाल की तरफ से बिहार में आ जाएंगे। तो ये स्थिति है। तो कुल मिलाकर के नेपाल की जो स्थिति होता है उसका प्रभाव बिहार और भारत पर पड़ना तय माना जाता है। ठीक है, तो यहां पर एक बात समझ लीजिए कि नेपाल में अगर पॉपुलेशन बढ़ाने की बात की जा रही, यानी कि कहीं ना कहीं ये हिंट है कि नेपाल में जो फर्टिलिटी रेट है वो गिरा है ना, प्रजनन दर गिर चुका है, जनसंख्या दर जो है वह भी लगातार वहां पर गिरता जा रहा है। ये एक वजह होगा। और दूसरी बात, एक बात समझ लीजिए, नेपाल की अधिकांशतः जनसंख्या हिंदू जनसंख्या है। ठीक है, अब एक बात समझिए यहां पर कि नेपाल एक समय ऐसा देश हुआ करता था जो हिंदू राष्ट्र ही हुआ करता था। बाद में जो है वह इस तरह की स्थिति को त्याग दिया। लेकिन अब यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स है, नेपाल सरकार इन चीजों को लेकर के क्या कर रही है और किस तरह से कोशिश कर रही है कि अपनी जनसंख्या को एक तरह से स्थिरता दिया जा सके, उन मुद्दों पर हम विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जहाँ दुनिया रोक रही है जनसंख्या, वहां नेपाल कह रहा है कि कम से कम आप 3 बच्चे तो पैदा करो ही अपने लोगों से। ये वहां के प्रधानमंत्री जो है उनकी डिमांड है। यहाँ पर देखिए, जब दुनिया जनसंख्या विस्फोट से डरी हुई है, नेपाल एक ऐसा देश है जो जनसंख्या की कमी से घबराया हुआ है। जहां पहले सरकार कहती थी कि कम बच्चे पैदा करो, अब सरकार कह रही है कि 3 बच्चे तो जरूर पैदा करें, क्योंकि अगर अब नहीं सुधरे तो आने वाला कदम जो है शायद सुनसान हो। और 82% हिंदू आबादी वाला देश नेपाल अब जनसंख्या की कमी से जूझ रहा है, यानी कि रिसोर्सेज की अब कमी नहीं है। यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि ऐसे ही गिरती रही प्रजनन दर तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में रिसोर्सेज रहेगा, उस रिसोर्सेज का जो उपभोग करने वाले लोग रहेंगे वही नहीं मौजूद रह पाएंगे। इसीलिए सरकार जो है अब लोगों से कह रही है कि जितनी जल्दी हो सके क्या कीजिए, शादी कीजिए। शादी कीजिए तो जल्दी से बच्चे पैदा कीजिए, नहीं तो हमारे देश का भविष्य जो है वह खतरे में पड़ जाएगा। ये नेपाल को लेकर के कहा जा रहा है। अब नेपाल के मैप से जरा यहाँ पर समझने की सबसे पहले कोशिश करते हैं। देखिए, नेपाल की स्थिति अगर आप नजर आएगा तो हिमालय में बसा हुआ एक देश है, बहुत ही अच्छा देश, और कह सकते हैं कि सांस्कृतिक धरोहर से संपूर्ण यह देश है। और आप देखेंगे भारत के साथ सीमा साझा करता है, भारत के बिहार से, नेपाल से, उत्तराखंड से देखेंगे, इधर सिक्किम की तरफ से भी यहाँ देखेंगे सीमा साझा करता है, और फिर इधर तिब्बत है ना, यानी कि चीन के तरफ से इसका सीमा साझा करता है। तो ये दोनों के बीच बफर स्टेट का भी काम करता है। बफर स्टेट यानी कि कह सकते हैं दो बड़े राष्ट्र के बीच, चाइना और इंडिया के बीच जो है वह अवरोधक बनता है और सीधे संघर्ष से दोनों चाइना और इंडिया को जो है वह रोकने का भी काम करता है। तो इस लिहाज से भी नेपाल हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, पड़ोसी देश होने के साथ साथ। अब यहाँ पर कुछ चीजें समझते हैं। नेपाल ने अब 3 बच्चे पैदा करने की राष्ट्रीय नीति लागू कर दी है। अब इस बात को ध्यान देना है, राष्ट्रीय नीति लागू करने की बात की गई है, कहने का तात्पर्य है कि नेशनल पॉलिसी अब आ गया है तो इसके लिए लॉ आएगा। ठीक है, कानून के तहत ये किया जाएगा, यानी कि व्यक्ति को कम से कम ये कहा जाएगा कि 3 बच्चे तो आपको पैदा करना ही करना है। तो क्या किसी देश में ऐसा हो सकता है? मान लीजिए, क्या भारत में आगे चल के सरकार इस तरह की पॉलिसी ला सकती है कि हर व्यक्ति को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने हैं, 2 बच्चे को जन्म देना है? क्या ऐसा हो सकता है? किसी व्यक्ति का मन हो कि नहीं हम एक ही बच्चे रखेंगे, तो फिर ये क्या होगा? कहने का मतलब कहीं ना कहीं समाज की जो स्थिति है और सरकार की जो पॉलिसी है वो आने वाले समय में टकराने वाला है। और नेपाल में भी इस बात को लेकर उठेगा, क्योंकि जब आप 3 बच्चों की पैदा करने को राष्ट्रीय नीति बना देते हैं तो बहुत सारे लोग वहां कहेंगे ना कि नहीं, मैं इतने बच्चों का परवरिश नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए ये संभव नहीं है। तो देखना पड़ेगा कि लॉ वगैरह में क्या होता है, किस तरह से नेशनल पॉलिसी को आगे बढ़ाया जाता है। ये ऐलान जो है खुद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किया है। इसे जनसंख्या संकट से उबरने के लिए एक जरूरी कदम के तौर पर उन्होंने बताया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगर देखा जाए तो वर्तमान में नेपाल की जो जनसंख्या है 2.97 करोड़
करोड़ है, आप कह सकते हैं 3 करोड़ के आसपास है। भारत और चीन के पड़ोस में स्थित दक्षिण एशिया का एक हिंदू बहुल देश है। तकरीबन 82 से 85% आबादी अगर देखा जाए ना तो वो हिंदू ही है। यहाँ पर क्या रहा है, जो जन्म दर की बात की जा रही है वो कम होता जा रहा है। और जन्म दर तब कम होता है जब नई आबादी जो है एक तरह से नहीं बढ़ता है। और वजह क्या है कि जो यंग पॉपुलेशन है वो विवाह जल्दी नहीं कर रहे हैं करियर के लेकर के, या उनको लगता है कि शादी करना उनके लिए एक झंझट का काम हो सकता है, जिम्मेदारियों का काम हो सकता है, तो वो उससे भाग रहे हैं, है ना। तो विवाह नहीं करेंगे, बच्चे नहीं जन्म लेगा तो निश्चित तौर पर जन्म दर जो है वह कम होता चला जाएगा, है ना। नेपाल की कुल आबादी 2.97 करोड़ है, लेकिन 2022 में यहाँ जन्म दर 19.6 था। देखिए जो 2025 में गिरकर के सीधे 17 पर पहुंच गया है। तो अपने आप में देखेंगे बहुत तेज गिरावट देखने को जन्म दर में मिल रहा है, यानी हर साल नवजात कम हो रहे हैं और यही सरकार की बड़ी चिंता है। ध्यान दीजिएगा ये जन्म दर है ना, फर्टिलिटी रेट नहीं है। तो फर्टिलिटी रेट इतना नहीं होता है, फर्टिलिटी रेट जो है 2.1 1.9 इसमें होता है। जन्म दर की जब भी बात की जाएगी वो आपको ज्यादा होता है कि नई आबादी कितना पॉपुलेशन में ऐड हो रहा है, ये आपको हमने पहले भी एक लेक्चर में अच्छे से बताया था। अब यहाँ पर फर्टिलिटी रेट की चर्चा की गई है। फर्टिलिटी रेट कि कितने जो हैं, कितना फर्टाइल है वहां की पॉपुलेशन। अगर देखा जाए जैसे भारत के संदर्भ में मैं एक चीज बताऊं आपको, तो भारत का जो नेशनल कहा जाता है आंकड़ा होना चाहिए फर्टिलिटी रेट का, वो कम से कम 2.1 होना चाहिए। और एक रिपोर्ट में कहा गया पिछले दिनों कि ये 2.0 पर आ गया, और हाल ही में एक रिपोर्ट आया जिसमें कहा गया है कि भारत का फर्टिलिटी रेट जो है 1.9 आ गया है। यानी कि देखिए भारत के लिहाज से भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट शुरू हो गया है। और यही चीज नेपाल के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स हैं, उसके मुताबिक ये बताया गया है कि 2013 में नेपाल का फर्टिलिटी रेट जो था वह 2.36 था। तो 2.36 फर्टिलिटी रेट कैसा हुआ, अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ? ये अच्छा है, गुड है। यानी कि अगर फर्टिलिटी रेट इतना है तो जन्म दर में बहुत तेज वृद्धि नहीं भी देखा जाएगा, तब भी इतना माना जा सकता है कि यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो बहुत गिरता हुआ नहीं नजर आएगा, यानी कि स्टेबल रहने की उम्मीद रहेगा पॉपुलेशन में। अब लेकिन ये कंडीशन कब का है, 2013 का। मामला आगे बढ़ चुका है, वहां से 12-13 साल आगे निकल चुके हैं। 2023 के हिसाब से कहा गया कि यह घट करके 1.98 रह गया है। और ये अपने आप में बताता है कि यह डिजास्टर हो चुका है, यहाँ संकट की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। और 2025 देखिए, 2013 में 2.36, 23 की स्थिति देखेंगे तो 1.98, और देखिए 2 साल में ही कितना परिवर्तन होता है। 2025 में 1.8 तक गिरने की आशंका बताई जा रही है। 1.8 मतलब समझ सकते हैं, यानी कि रेड सिग्नल हो गया है पॉपुलेशन के लिए। अगर यहां से नहीं संभले आप तो तेजी से जनसंख्या आपकी गिरेगी, और फिर स्थिति यह आ जाएगा कि कुछ दिन में जो पॉपुलेशन आप अभी कह रहे हो ना कि 2.9 सीआर पॉपुलेशन है, यह पॉपुलेशन आपके 15 से 20 साल में बूढ़े होंगे, इसमें से अधिकांश पॉपुलेशन, और ये बूढ़े हो जाएंगे समय के साथ, इनकी मृत्यु भी होगी। ठीक है, तो मृत्यु दर यहां पर जैसे ही बढ़ जाएगा, उसके बाद नया पॉपुलेशन नहीं आ रहा है तो देखेंगे इसकी आबादी नेपाल का कितना 1 करोड़ के आसपास बच जाएगा। तो फिर लोग ही नहीं बचेगा, वहां सुनसान सब जगह दिखेगा। यही चिंता नेपाल को सता रहा है। लोगों में शादी और पेरेंटहुड को लेकर के हिचकिचाहट देखी जा रही है, जो सबसे महत्वपूर्ण कारक इन चीजों को लेकर के कहा जाता है। और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इन चीज को लेकर के कहा कि पहले जब हमने कम बच्चे की अपील की तो लोग शून्य पर आ गए, बहुत सारे लोगों ने विवाह ही नहीं किया, बच्चे को उत्पन्न ही नहीं किया कि कौन इन जिम्मेदारियों में पड़े, झंझट में पड़े। अब स्थिति यह है कि युवा ना तो शादी करना चाहते हैं, ना ही बच्चा पैदा करना चाहते हैं। पहले 15, 16, 18, 20 साल में शादी हो जाता था, अब लोग 35-40 तक शादी नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर 35-40 तक शादी नहीं करेंगे तो फर्टिलिटी रेट भी वैसे भी गिर जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलता है। अब नई पॉलिसी में 3 बच्चे और तय उम्र में शादी करने को लेकर के बात की गई है। सरकार की तरफ से अब स्पष्ट नीति बनाई गई है, इसमें न्यूनतम शादी की उम्र 20 साल तय की गई है और 30 साल तक शादी करने की सलाह दी जा रही है। अब ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। भारत में अगर देखेंगे तो 18 प्लस क्या है, एडल्ट होने की उम्र है। और महिलाओं का अगर देखा जाए फीमेल में तो 18 वर्ष विवाह करने की उम्र है, और पुरुषों में देखा जाए तो 21 वर्ष विवाह करने की उम्र है। अब यहाँ पर महिलाओं में कहा जा रहा है कि कानून बना करके ऐसा कर दिया जाए कि महिलाएं भी, जो मिनिमम एज है विवाह करने का वो 21 होना चाहिए। लेकिन सही मायने में देखिए, भारत का फर्टिलिटी रेट मैंने क्या कहा 1.9 पे आ गया है। क्या आपको ये लगता है कि कानून बनाने की भी आवश्यकता है? क्या आज वाकई लड़कियां 18 साल में शादी कर रही हैं? हाँ,
ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकता है, कुछ तबकों में हो सकता है, लेकिन समय के साथ देखा जा रहा है 21 तो छोड़िए 25-30 तक अब लड़कियां शादी नहीं कर रही है। तो जाहिर सी बात है जो फर्टिलिटी रेट आपका गिरा हुआ है, अगर आप कानून बना के 21 कर देते हैं, इसमें तेजी से और डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये इसकी आवश्यकता नहीं है, मतलब इंडिया के लिहाज से कह रहा हूं। चलिए अब दूसरे लिहाज से बात करते हैं। कह रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कानून बना दीजिए। भारत का पॉपुलेशन अभी 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था, उसमें आंकड़ा दिया जा रहा था कि 146 करोड़ के आसपास हम पहुंच चुके हैं। लेकिन ये 146 करोड़ जो है, इसमें 20 से 30-35 साल के युवाओं की संख्या ज्यादा है। तो आने वाले 30-35 साल में ये सब सीधे जो है वृद्धाबादी में तब्दील हो जाएगा। और यहाँ पर फर्टिलिटी रेट गिरा जा रहा है, यानी कि पीछे से पॉपुलेशन बच्चे जन्म लेकर के नहीं आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये आबादी जब बूढ़ी हो जाएगी तो 20-30 साल 35 साल में देखेंगे भारत में भी बहुत विकट स्थिति आएगा। और दक्षिण भारत के कुछ राज्य जो हैं वहां तो अभी सिचुएशन बहुत खराब हो चुका है ना। तो दक्षिण भारतीय राज्य भी आपको देखेंगे अपील करते हुए नजर आते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा कीजिए। वही चीज यहाँ नेपाल के साथ देखने को मिलेगा। तो नेपाल में क्या कर दिया गया है कि विवाह करने की मिनिमम उम्र जो है 20 साल तक ला दिया गया है, ताकि जल्दी से लोग शादी कर सकें। और यहां पर क्या है कि मैक्सिमम एज कह रहा है कि 30 साल में आप शादी कर लीजिए, है ना। ये सलाह है, ये सरकार के द्वारा बाध्यकारी कानून नहीं बनाया गया, लेकिन सरकार सलाह देती हुई नजर आएगी कि 30 साल तक आप शादी जरूर कर लें, क्योंकि लोग जो है 30 साल से ऊपर निकल रहे हैं, 35-40 में जाके शादी कर रहे हैं। अब सबसे अहम, हर परिवार को 3 बच्चे पैदा करने का सुझाव दिया जा रहा है। इसको भी अभी बाध्यकारी नहीं किया गया है, लेकिन सुझाव के तौर पर सरकार अवेयरनेस वगैरह लाने का इसमें काम करेगी। जल्द बनेगा सख्त कानून। अब यहां पर इस बात को लेकर के है कि कानून में क्या प्रावधान शामिल किए जाएंगे, और नेपाल यदि कानून में प्रावधान शामिल करता है तो क्या दुनिया भर के बाकी देश भी इस चीज को देखने आएंगे और अपने यहां इस मॉडल को लागू करेंगे। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस बात को लेकर के स्पष्ट किया है कि अगर लोग पालन नहीं करते हैं तो सरकार इस नीति पर कानून भी बनाएगी, यानी कि बाध्यकारी करने की संकेत है। उनका कहना है कि सभ्यता को जिंदा रखने के लिए जन्म दर का संतुलन जो है वह बेहद जरूरी हो जाता है। अब यहां पर यही प्रश्न होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को विवाह करना ही नहीं है, तो सरकार कैसे बाध्य कर सकती है कि आप जो है विवाह कर लो 30 साल तक, है ना। तो यह भी एक देखना होगा। अच्छा, सरकार कहती है कि चलो जिसको विवाह नहीं करना है वो तो ठीक है, लेकिन जिसको विवाह करना है वो 30 साल तक ही कर ले। ठीक है, एक व्यक्ति ने सोचा कि मुझे विवाह नहीं करना है, या उसको अपने मनपसंद का जीवन साथी नहीं मिला, तो वह 30 साल तक शादी नहीं किया, तो सरकार के कानून के अकॉर्डिंग अब वो शादी नहीं कर सकता। लेकिन 35 साल में उसे किसी से प्रेम हो जाता है, उसको लगता है घर बसाना चाहिए, फिर क्या होगा। तो कुल मिलाकर के बहुत तरह के पारिवारिक और सामाजिक चीजें जो है वह कानूनी दांवपेच से टकराने वाले हैं, और ये हर समाज में अगर ऐसा होता है तो देखने को मिलेगा। इसीलिए सरकार को, नेपाल सरकार को यहाँ फूक फूक करके काम करना पड़ेगा, नहीं तो देश में एक अलग तरह की स्थिति हो जाएगा। आंतरिक तौर पर जो है सरकार को कलह देखने को मिल सकता है। भारत और चीन के बीच से इस छोटे से देश में अब चिंता बड़ी है, क्योंकि जहां दुनिया ओवर पॉपुलेशन से जूझ रही है, वहीं नेपाल खाली होता भविष्य देख रहा है। अब देखना यह होगा कि नई पॉलिसी जो आ रही है वो नेपाल के युवाओं को शादी और परिवार की ओर मोड़ पाएगी कि नहीं। यह सिर्फ एक नीति नहीं, एक देश की बढ़ती खामोशी के खिलाफ आखिरी कोशिश है। अब अगर भारत के कंडीशन में मैं बताऊं ना, तो अगर जैसे नेपाल को लेकर के हमने कहा, अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो साउथ इंडिया का एवरेज जो आपको फर्टिलिटी रेट देखेगा वो 1.7 से भी नीचे है। भारत का अब कितना है, 1.9 है। होना कितना चाहिए, कम से कम 2.1 मिनिमम होना चाहिए। इसमें सबसे अच्छा बिहार का है, और बिहार का जो देखेंगे 3.4 तक बना हुआ है। उसके बाद यूपी का है, वह 2.4 के आसपास है। फिर एक मेघालय झारखंड, वो 2.9 मेघालय का है, 2.1 या 2 जो है वो झारखंड का है। तो यही 3-4 स्टेट हैं जो 2 से ऊपर हैं, नहीं तो भारत के तमाम राज्य 2 से नीचे जा चुके हैं। यानी कि राष्ट्रीय आंकड़ा से भारत का जो फर्टिलिटी रेट है वो नीचे पहुंच चुका है। तो भारत के लिए भी खतरे की घंटी है। अभी पॉपुलेशन आपको निश्चित तौर पर 146 करोड़ दिख रहा है, लेकिन आने वाले कुछ ही समय में कहा जा रहा है कि जब 2047 में होंगे और तकरीबन भारत अपने आज़ादी का 100 साल सेलिब्रेट कर रहा होगा, तो भारत जो है वह वृद्धों का देश होगा, यानी कि ओल्ड जनरेशन ज्यादा है। अब यहां पर समझिए कि ओल्ड जनरेशन ज्यादा होने से परेशानी क्या होता है। परेशानी है कि आपको सोशल सिक्योरिटी पे ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, है ना, हॉस्पिटल फैसिलिटी पर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है सामाजिक सुरक्षा पर यदि आप ज्यादा खर्च करते हैं तो आने वाले जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, साइंस टेक है, उस पर आप ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे। और वो जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या नहीं है जो कमा करके नहीं दे सकती है। निर्भर जनसंख्या रहेगी इकोनॉमी पर, तो इकोनॉमी पर कहीं ना कहीं बोझ बढ़ता जाएगा। इन
तमाम चीज़ों पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। भारत के साथ जो सिचुएशन मैंने बताया वह भी उसके विषय में आप जानते हैं, वह भी आप बताएं। और यूरोप का सेम कंडीशन देखने को मिलता है। तो दुनिया को क्या अब ये सोचना चाहिए कि पॉपुलेशन अवेयरनेस को लेकर के जो पहले बात किया गया जनसंख्या कम कीजिए, अब ये अवेयरनेस किया जाए कि जनसंख्या बढ़ाइए, जल्दी विवाह कीजिए और बच्चे पैदा करें और 3-4 बच्चे पैदा करें ताकि पॉपुलेशन बढ़े। इन तमाम चीजों पर आप लोग क्या सोचते हैं अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके बताते चलिए। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।